अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अबान। काना के अंदर इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया जहां पर 14 मासूम जिंदगियां चली गईं। 14 मासूम बच्चे मौत के मुंह में चले गए। ट्यूशन सेंटर जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, यहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ट्यूशन सेंटर की छत जो है उस पर काम हो रहा था, नई छत बनाई गई थी और मुबैना तौर पर मुख्तलिफ लोगों की कोताही की वजह से छत नीचे जा गिरी। छत गिरने के बाद जो मासूम बच्चे यहाँ पर नीचे मौजूद थे, वो उनमें से 14 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए। 20 बच्चे उस वक्त छत के नीचे मौजूद थे, जिनमें से 6 बच्चे इंजरीज़ के साथ अस्पतालों में लाए गए। काना 9 THQ काना के अंदर इन बच्चों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई और उसी रोज़ इंजरीज़ के साथ आने वाले बच्चों को वापस भेज दिया गया, जबकि 14 रसीब डेड थे काना THQ के अंदर, जो वहाँ पर जब लाए गए तो ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। ये इंतहाई अफसोसनाक सानहा है। जो भी इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। जो कंस्ट्रक्शन करने वाले थे अगर वो ज़िम्मेदार हैं, रेस्क्यू के अहलकार अगर लेट पहुँचे हैं तो इस मामले को भी देखा जाना चाहिए। इस वक्त हम THQ काना के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर इस सानहे के तमाम ज़ख्मियों को और जान से जाने वालों को लाया गया। यहाँ पर सूरत हाल क्या थी, डॉक्टर्स ने क्या देखा, MS खुद यहाँ पर मौजूद थे और पूरा अमला उसको यहाँ पर कॉल किया गया। CEO हेल्थ लाहौर वो भी ऑन बोर्ड रहे, जबकि वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नसीर इस सारे मामले को देखते रहे। उस रोज़ सूरत हाल क्या थी, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ने किस तरह से इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की और उन्होंने क्या देखा, बच्चों को जब लाया गया कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ पर लाई गई और क्या किसी बच्चे को बचाने के लिए कोशिश भी की गई या सारे के सारे बच्चे जिनके बारे में बताया गया कि जान से चले गए और रसीव डेड थे। ये सारे पहलू इनके ऊपर हम बात करेंगे, इंतज़ामिया के साथ भी, जिन डॉक्टर्स ने बच्चों का इलाज किया उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने वाली उस खातून टीचर, उनकी हम आपको बात सुनवाएंगे। जनरल अस्पताल में जो ज़ेर इलाज रही और वहाँ पर जाके हमने उनसे बात की, उनका क्या कहना था कि सानहा किस तरह से पेश आया, सूरत हाल क्या थी और क्या ये जो कहा गया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, इसमें कितनी हकीकत है। तो आइए पहले खातून टीचर क्या कहती हैं, अनीला रेहान, उनसे जानते हैं। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामला तुम्हें, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, वो भी उधर ही मौजूद थी। लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। अच्छा ये बताएं, जब ये आप पढ़ा रही थी वहाँ पर तो छत अभी बन रही थी? नहीं सर, ये झूठ है, ये सच नहीं है। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने उनको रेडी नहीं दी हुई, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मैं ये कहा जाता है कि जब बच्चे नीचे पढ़ रहे थे तो ऊपर काम हो रहा था, मजदूर थे, इसलिए वजन ज़्यादा हो गया, इसलिए गए। सर नहीं, अगर काम हो रहा हो फिर तो नहीं पढ़ा सकते आप? नहीं सर, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती। मैं खुद बाकायदा छुट्टी दे देती होती हूँ। मेरे घर में कोई इस तरह का मामला भी हो, लाइट भी गई हो, तो मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। मैं बच्चों को बस में नहीं पढ़ाती ठीक है, क्योंकि वो बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। यानी अभी छत बन चुकी थी? बन चुकी थी सर, सारा कुछ हो चुका था। नहीं, कुछ भी नहीं था। गार्डर टूटा है क्या? ये कुदरत की तरफ से हुआ सर। गार्डर टूटा है क्या मामला? सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। आज बिल्कुल इस इंतहाई अफसोसनाक साने के अंदर जहाँ पर कीमती जाने गई, वहीं पर काना THQ काना के जो डॉक्टर्स हैं, जो अमला है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी जानिब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया। सबको यही लग रहा था कि इतने बड़े साने को शायद THQ लेवल के ऊपर हैंडल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ उसको हैंडल किया गया बल्कि यहीं पर एक तरह से वाइंड अप कर दिया गया। जो 5 बच्चे थे उनको रात 11 बजे तक तकरीबन यहीं से डिस्चार्ज करके वापस भेज दिया गया। जो रिसीव डेड थे, जाहिर बात है उसमें डॉक्टर भी अपना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इंजरीज़ के साथ आए थे, एक बच्चा सिर्फ जो है उसको चिल्ड्रन अस्पताल भेजा गया और उसको भी अगले रोज़ वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। जो खातून थी, टीचर थी,
वो जनरल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, वहीं पर उनका इलाज किया गया और उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर समरीन हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट रिस्पोंडेंट जब यहाँ पर पेशेंट्स को लाया गया, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया जो पेश आया, यहाँ पर आप मौजूद थी। अमूमन इस तरह जब होता है तो जब जिन लोगों ने सुना, यानी मैंने सुना या जितने लोगों को पता चला कि ये हुआ है, तो सुनने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सुनना। आप लोग उसको देखते हैं, आपने रिसीव किया पेशेंट्स को, जो डेड बॉडीज़ थी उनको, जो इंजरीज़ के साथ थे, तो बड़े हौसले की बात है। क्या उस दिन कैसे आपको पता चला, क्या वाक़या क्या पेश आया? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बेसिकली इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट। मैं सेकंड फ्लोर पे मोस्टली होती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ शाउटिंग सुनी। यहाँ पे लोग बहुत रोते हुए एंटर हो रहे थे और हर कोई इमरजेंसी की तरफ भाग रहा था। तो मैंने जस्ट ऊपर से ये देखा और इसको देखकर ही मैं नीचे ईआर पे आ गई अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी डॉक्टर ईआर की ड्यूटी पे थी, उनका मुझे था कि कोई यकीनन कोई डिज़ास्टर हुआ है। मुझे तो नीचे जब मैं आई हूँ तो देन जब मैं देखा कि यहाँ तो एक बहुत ही ग्रैंड डिज़ास्टर था, छोटे छोटे बच्चे थे जिनको फटाफट लाया जा रहा था, और मैं आई हूँ तो 15 मिनट इस बात को हुए थे शुरू हुए हुए। तो मेरे पास उस वक्त यहाँ पे हमारे सामने जो है 10 बच्चे आ चुके हुए थे और उसके बाद रिसीव डेड थे, जिनकी हम लोगों ने आते ही सबसे पहले जो है ECG निकाली, बिकॉज के वी हैव टू सेटिस्फाइड द अटेंडेंट ऑल्सो ना। दे वर सेइंग कि नहीं यहाँ पे इनको लाइव है, बहुत मुश्किल होता है। पेरेंट्स थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। इनफैक्ट हम लोग ही बहुत अपसेट हो गए थे। बीइंग अ मदर, आई एम अ डॉक्टर बट आई एम अ मदर ऑल्सो, तो वो उस वजह से हम लोग ही इतने परेशान हो गए थे कि, लेकिन ऑब्वियसली हमें वी हैव टू बी कंपोज, तो हम लोग कंपोज थे, मेरी स्टाफ कंपोज था, हम 2 यहाँ पे डॉक्टर्स थे और हमारे साथ माशाल्लाह पूरा जो हॉस्पिटल का अमला था वो सब इस ER में ही आ गए थे, और हम सब बच्चों को रिसीव कर करके उनकी ECGs आउट करके और उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक तो डॉक्टर के लिए पेशेंट को देखना, फिर उसकी फैमिली को सेटिस्फाई करना, ये बहुत इमोशनल और बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और जब इस तरह का सानिया हो जाए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें ये था कि वी वर अलर्ट कि अभी पीछे से, बिकॉज हमें कुछ अटेंडेंट से कहा कि और बच्चे भी आ रहे हैं, तो फिर उस 10 के बाद 4 बच्चे और इस तरह के आए जो कि ब्रॉड डेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5-6 टोटल बच्चे थे जो इस तरह आए थे कि जिनको थोड़ी माइनर इंजरीज थी, जिनमें किसी का होंठ स्वेल था, किसी को पेन कोई हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उन सबके एक्सरेस करवाए फटाफट, एंड देन हम लोगों ने उनको जो मेन फर्स्ट एड थी वो दी है। अपने फीमेल पीड्स ER में उनको रखा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के लिए, और उनके अटेंडेंट्स को भी काउंसिल किया। उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके भाई और बहन एक्सपायर हो गए थे। दे वर क्राइंग एंड वी वर कंसोलिंग ऑल्सो देम, कि उन बच्चों को भी हमने समझाना है। एंड देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना काम इसीलिए इतने एफिशिएंटली किया कि पेरेंट्स उस वक्त बहुत ग्रीफ में थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको फुल सपोर्ट दें। देन फाइनली फिर हम लोगों ने सारे बच्चों को कलेक्ट किया, रखा यहाँ पे, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स बनाए, उनको पेरेंट्स को काउंसिल करते गए, साथ उनको सेटिस्फाइड करते गए, एंड देन वी हैंड ओवर द बॉडी आफ्टर रैपिंग इन द शीट्स, दैट्स इट। बॉडी आफ्टर बॉडी, एम्बुलेंस आफ्टर एम्बुलेंस, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और आप इट्स टू मच, डेफिनेटली आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, आपके दिल बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान तो है ना, बिकॉज प्रैक्टिस होती है, और वी आर डूइंग इट सिंस आई एम डूइंग सिंस 15-18 years, बट थिंग इज दैट डिजास्टर्स आर not happen daily na. Disasters are occasionally happen, and it was a grand disaster. वो भी इस तरह का। And even I was there till 10 PM and I have many patients जो वहाँ पे excavate कर रहे थे, यानी वो वहाँ पे जो खुदाई करके बच्चों को निकाल रहे थे, वो डिहाइड्रेशन से वो थोड़े से जैसे बेहोश हो गए इस तरह, तो वो मेरे पास भी, मैंने वो भी रिसीव करके उनको ट्रीट किया। यस, वो भी मेरे पास 3 मेल्स आए जो वहाँ जब मैंने उनसे रेस्क्यू का काम कर रहे थे, जो वहाँ रेस्क्यू का जो ये लेमैन्स थे, एक तो रेस्क्यू जो टीम आई थी उनके पास, बिकॉज मोस्टली जो लोग पास होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि जल्दी जितनी हेल्प हो सकती है, क्योंकि जितने हमारे पास बच्चों की जो डेड बॉडीज थी, उनको 3 ऐसे बच्चे थे जिनको इंजरीज थी और वो ब्लीड कर रहे थे, तो उनको हमने खुद अपने हाथों से, इवन हमने ड्रेसर्स से भी नहीं करवाया, हमने अपने हाथों से उनकी जो ड्रेसिंग्स की हैं इंजरीज वाले बच्चों, जिनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जो डेड थे बट दे हैव इंजरी ऑल्सो। अदरवाइज ऑल बच्चे जो हैं वो सब जस्ट साइनोज्ड एंड सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो दबने से होता है वो उनको हुआ था, उनको कोई इंजरी नहीं थी, वो सब दबे हुए थे। ये देखें बड़ी अलार्मिंग बात है, जब हमें पता चला, किसी को भी पता चला कि छत गिरी है, तो फर्स्ट जो ज़हन में आता है वो ये है कि कोई चीज़ गिरी है, छत में लगी है, इंजरी हुई है, हेड इंजरी डेफिनेटली होगी तो चला गया। यहाँ पर क्या जितने बच्चे आपके पास आए हैं, मोस्ट कॉज ऑफ डेथ क्या थी? मोस्टली जो हमें फील हुआ है,
एक होता है कि हमें विजुअलाइज्ड इंजरी हो रही होती है, जो मैंने आपको बताया कि 5-6 वो बच्चे थे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाइट में ही डिस्चार्ज किया था, और इन इंजर्ड बच्चों में से 3 ऐसे थे कि जिनको थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड थे। जो अब किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ, ऑब्वियसली हमने बॉडी का हम लोगों ने एक्सरे नहीं कराया, बट विजुअलाइज्ड इंजरीज जो थी ना वो नहीं थी। उनमें ये था जी, मोस्टली दे वर साइनोज्ड। इट मीन्स कि दे आर बरेड बिलो द, क्या कहते हैं, सॉइल, एंड सारी वो जो मिट्टी उनके ऊपर मलबा गिरा है वो उसके अंदर पड़े रहे हैं, और उस वजह से वो एक्सपायर हुए हैं, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि एक आप कह लें सफोकेशन, या जो एक कोई मैं एक जुमला बोल रही थी और मैं बीइंग अ मदर आई वाज लाइक वेरी इमोशनल फॉर सेइंग दैट, कि वो बेचारे उनकी वो कब्रें बन गई थी जिसमें से वो उनको हम निकाल के यहाँ वो ये लोग लाए हैं, क्योंकि लेट रेस्क्यू शुरू हुआ वहाँ बहुत। हमारे पास 4:15 4:30 से बॉडीज आना शुरू हुई हैं, और सानिया तो उससे पहले का हुआ था। यानी आप कह रहे हैं कि जो बच्चों के ऊपर छत गिरी है वो डायरेक्ट कोई गार्डर या कोई ईंट लगने से वो नहीं गए? ऐसा नहीं, वो जो उसका सॉइल एंड मिट्टी वाला सॉफ्ट मटेरियल था ना, बिकॉज बच्चा एक था इंजर्ड, व्हेन आई आस्क्ड, उसने कहा कि हम लोग नीचे मुंह करके वो कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे, टीचर ने हमें होमवर्क दिया हुआ था, इवन हमें ये भी नहीं पता चला कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद अस। और मुझे एक बच्चे ने बताया कि मैं जब वहाँ से गुजरा हूँ तो दरवाजे में से एक मुझे हाथ मिला, मैंने उसको खींचा तो वो एक बच्ची बाहर आ गई और वो अलाइव थी। हमने तो बहुत वाक़यात देखे, एंड आई रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल चिल्ड्रंस बिकॉज दे आर वेरी नियर टू हार्ट टू मी, बिकॉज मैंने उनको सबको अपने हाथों से सारा कुछ किया। अगर बच्चों को बर वक्त रेस्क्यू किया जाता तो आप समझते हैं कि उनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी? किसी को कोई फ्रैक्चर हो सकता था, अदरवाइज दे आर नॉट इंजर्ड। नहीं, ये तो बहुत अलार्मिंग चीज़ है। ऐसा ही है कि छत गिरी है, लेकिन बच्चे जो मट्टी ऊपर ताज़ा डाली होगी, 1-2 दिन पहले की डाली होगी, ऐसा ही है। वो बच्चे आपने बताया हेड डाउन करके अपना काम कर रहे हैं, मट्टी उनके ऊपर गिरी है, और वो सांस नहीं ले सके, उनके जिस्म में उनके मोस्टली सफोकेटेड एंड क्या कहते हैं डेड बॉडीज थी जो सफोकेशन से एक्सपायर्ड होती हैं। तो फिर ये छत गिरना तो सानेहा है, लेकिन लेट रेस्क्यू होना उससे बड़ा सानेहा। ऑब्वियसली हमारे मुल्क में ये तो प्रॉब्लम्स आपको पता हैं। तो अगर अल्लाह करे उनको जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाता तो आप समझते हैं कि इंजरीज कवर हो सकती थी? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा मोस्टली होता है कि फ्रैक्चर्स इंजरीज होती हैं, अगर फॉलन कोई चीज़ होती है तो उन फ्रैक्चर इंजरीज में ये होता है कि आप उसको जो है फ्रैक्चर आप हील होते हैं, ठीक हो जाते हैं लोग, लेकिन ये है कि ये लेट रेस्क्यू होते हैं जब, तो फिर इसी तरह की कंडीशन। आपको क्या लगता है कितनी देर वो पड़े रहे होंगे उसमें बच्चे? हम लोग सांस रोकना तो 1 मिनट भी बहुत, बिकॉज हमें तो जो उनके जो अटेंडेंट, जो पेरेंट्स, उनके जो गार्डियंस थे वही आए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि ये अबाउट कोई 1.5 आवर बाद तो हमारे पास जो है वो सब मामला 1.5 आवर बच्चे उसके नीचे रहे हैं। उन्होंने हमें यही कहा, डेफिनेटली, बिकॉज वी वर नॉट देयर। जो उन्होंने देखा वही कहा होगा। अच्छा, कुछ ऐसा लगा आपको जो बॉडीज आपके पास आई, आपको लगा कि इस पे अगर मेहनत करें तो बचाया जा सकता है, कुछ जिंदगी की रमक बाकी है? नहीं था। एक बच्चा थोड़ा सा हमें लगा था, मगर वो हमें जस्ट लगा था, वो कुछ ऐसा नहीं था, बिकॉज वी हैव ECG एंड वी हैव ऑल थिंग्स के जिससे हम लोग अपनी अगर क्यूरी भी थी तो हम उसको कंफर्म कर रहे थे। अदरवाइज दे वर अ वेरी, एक ले मैन भी इजीली कह सकता है कि एक एक्सपायर्ड बेबी सफोकेशन की वजह से हुआ। छोटे बच्चे थे, वो इतना सर्वाइव मेरे पास जितनी वो आई हैं डेथ सर्टिफिकेट जो मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाए हैं, वो सब 6 years, 7 years, 8 years, 13 years ये एजेस थी बच्चों की। और सबसे ज़्यादा जो एज थी बच्चा जो एक्सपायर हुआ उसकी 12 साल थी। 13 years की एक लड़की थी, हाँ। और बाकी सारे को 7 तो कोई 9 कोई 5, चलो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं। सब ऐसे ही थे हमारे तो अगर 1.5 आवर वहाँ पे रेस्क्यू टीमें नहीं पहुँची हैं तो वो कितना एडजस्ट कर सकते हैं। और जो मुकामी लोग हैं जो आपके पास भी आए हैं, जो काम करते करते थक गए, तो उनके पास वो स्किल्स तो नहीं होती ना, वो तो हाथ से कर रहे होंगे कोई। बिकॉज ऐसे ही है ना, जब हम अगर कोई फॉल होता है, स्किल्ड लोग ही उस मलबे में से सामान निकाल, आप मलबे के ऊपर चढ़ के उसमें से सामान नहीं निकाल सकते हो, बट हमारे लेमैन्स तो बेचारों को इतना ही पता है ना। डेफिनेटली, इसलिए। और जो इंजरीज आपके पास आई हैं वो अब ऐसा है कि सर्वाइव, अब उनको दोबारा हॉस्पिटल आने की, ऐसा करने की, वो ऐसी इंजरीज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। वो किसी का जैसे थोड़ा सा कोई स्क्रैच आया हुआ था, किसी बच्चे के पेन बता रहा था अपने नी एंड एल्बो में, तो हम लोगों ने एक्सरे कराया, दैट वाज फाइन। तो वो उनको ऑब्वियसली पेन किलर्स दे के एंड फॉलोअप के लिए उनको जो है हम लोगों ने एडवाइस कर दिया। चलें, ये एक तो इंतहाई अफसोसनाक साना था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, आपने बताया कि मैं खुद देख के नीचे आ गई, आपके नर्सेज, आपका स्टाफ सारा यहाँ पर मौजूद था, और ये बिल्कुल आप लोग जो हैं वो लाके तहसीन है आपका काम, लेकिन ज़िंदगी मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर सिर्फ अपने एंड से कोशिश कर सकता है, ज़िंदगी नहीं दे सकता। अगर 1.5 घंटे तक वहाँ पर बच्चे मट्टी के नीचे पड़े रहे हैं तो 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। 30 सेकंड सांस रोकना
एक नौजवान के लिए भी मसला है, मुश्किल है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, तो 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रही थी, अभी हमने देखा और पूरा रिपोर्ट भी करते रहे कि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो 14 के 14 रिसीव डेड थे, और जो इंजरीज़ के साथ आए उनकी इंजरीज़ ऐसी ही थी कि 11 बजे तक रात उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। और खातून ट्यूशन सेंटर में जो पढ़ा रही थी, खातून टीचर, वो जनरल अस्पताल में थी, उनको वहाँ पर स्टेबल थी, उनको भी अल्लाह का शुक्र है कि सेहत जो बेहतर थी, ख़तरे से बाहर थी। और एक बच्चे को ख्वाजा सलमान फ़िक यहाँ से चिल्ड्रन अस्पताल लेके गए थे, उनको उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काना, यहाँ पर तमाम बच्चों को लाया गया। जो सानहा पेश आया वो इस अस्पताल के कोई 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर था। यहाँ पर फौरी तौर पर जैसे बच्चे ज़ख्मी हुए हैं वहाँ पर, तो फौरी तौर पर ये कोशिश होती है सबकी कि बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जो भी मरीज़ है, जो भी ज़ख्मी है। तो सबसे पहले चूँकि ये करीब था अस्पताल THQ, तो यहाँ पर शिफ्ट किया गया। तो सबसे पहले हमारे जहन में भी यही था जब हमें इस आने का पता चला कि इन बच्चों को जनरल अस्पताल, इसके बाद जो है फिरोजपुर रोड के ऊपर है चिल्ड्रन अस्पताल है, ये सर्विसेज के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये हैरानकुन था कि THQ के अंदर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खाना के अंदर इन तमाम बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की गई और 5 बच्चों को पहले दिन ही डिस्चार्ज कर दिया गया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं THQ काना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SN मसूद साहब। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, जब इनको पता चला तो सूरत हाल क्या थी, जो बच्चे यहाँ पर लाए गए, इस सारे वाक़े का जो माजरा है वो इनसे सुनेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक सान्या जो पेश आया, जिसके बाद बच्चों को यहाँ पर लाया गया, आपकी तरफ से जो काविश की गई, जिस तरह से आप लोगों ने उसको कैटर किया, पूरे मामले को संभाला, ये इलाके तहसीन है, महकमा सेहत आबादी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और सेक्रेटरी हेल्थ, इन सब की तरफ से ये सारे भी मुबारकबाद के इस एंगल से मुस्तहिक हैं कि जो बच्चों को फौरी तौर पर बेहतरीन इलाज की सहूलियत फराहम की गई और आप खुद यहाँ पर मौजूद थे। हमें ये बताइएगा कि सबसे पहले जब आपको इस वाक़े का पता चला, आप हॉस्पिटल के अंदर थे, चले गए थे, आपका क्या रिस्पॉन्स था? बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि बहुत अफसोसनाक वाक़या जिस दिन वक़ूअ पज़ीर हुआ, तो हम लोग उस हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। और लेकिन जैसे ही हमारे पास एम्बुलेंस पहली दाखिल हुई 5:02 के ऊपर, शाम में 5:02 शाम 5 ये मेरा ख्याल कोई 4:30 बजे का ये वाक़या है। हाँ जी बिल्कुल, 4-4:30 बजे का जी। ठीक है। तो हमारे पास पहली एम्बुलेंस प्रेजेंट हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई 5:02 के ऊपर। रेस्क्यू की एम्बुलेंस थी वो? हाँ जी, वो रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस थी। क्योंकि जो वकूआ है उसके ऊपर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट तो रेस्क्यू ही होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई तो हमारा स्टाफ जो सा था वो उसने अलर्ट हो गया और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। तो जैसे ही मेरे इल्म में ये बात आई तो मैंने अपने सारे ही स्टाफ को अलर्ट कर दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। और जितना भी स्टाफ हमारे पास बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उस टाइम पे हमने सबको कॉल कर लिया और वापस बुला लिया, क्योंकि हाँ जी, लोग ड्यूटीज ऑफ करके घर चले गए होंगे। बिल्कुल लेकिन आपने उनको सबको वापस हाँ कॉल जी किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि 3-3:30 बजे ड्यूटीज ऑफ करके कंसल्टेंट्स वगैरह भी घर चले गए थे, सारे चले गए थे। तो उसके बाद सारे ही स्टाफ को हमने अलर्ट कर दिया और जिनकी ड्यूटीज नहीं भी थी उनको भी हमने कॉल कर लिया। इवनिंग नाइट जितना भी स्टाफ था हमारे पास बेस्ट, सबको हमने उसका अपने पास कॉल कर लिया। ठीक है। कितने डॉक्टर्स आपके पास आ गए उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने इस सारे, क्योंकि जिस अच्छे अंदाज में आप लोगों ने इसको कवर किया है, इस पूरे वाक़े को जो है हैंडल किया है? हाँ जी, उस वक्त हमारे पास 5 डॉक्टर्स थे जो इमरजेंसी की सिचुएशन को डील कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें उन सब ने इक्वली पार्टिसिपेट किया और जिस इक्वली उन सब ने काविशें अपनी इसमें इनपुट दी उसमें सब ने। तो आपने अपने तौर पे, आपको MS की ज़ाहिर बात है उसका इख्तियार होता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करें और फौरी तौर पर पूरे स्टाफ को बुलाएं। आपको अंदाज़ा हो गया था कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया है? जी। किसने आपको बताया ये, या हॉस्पिटल से गया कि कोई, पहले तो यही होता है ना, पहले कंफर्म नहीं होता कि हुआ क्या है, कोई छोटा मोटा वाक़या होगा, रोड एक्सीडेंट होगा, अच्छा छत गिर गई है, लेकिन ये इतना बड़ा सान्या बन जाएगा ये तो बाद में समझ आया होगा। हुआ कुछ इस तरह था कि जैसे ही पहली एम्बुलेंस हमारे पास एंटर हुई तो उसमें 3 बच्चों की डेड बॉडीज या यूँ कहने के उनकी मौजूद थी। तो जैसे ही हमने इस सिचुएशन को देखा, एनालिसिस किया और साथ इन्फ्लक्स हुआ उनके सारे अटेंडेंट्स का,
तो हमें उसी वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो बड़ा हो गया है कुछ। बड़ा है इस इंसिडेंट के हवाले से। तो उस हवाले से फिर हम सब लोग अलर्ट हो गए और जैसे ही हुआ तो हमने सारी ही टीम को जितने हॉस्पिटल की थी सबको कॉल कर लिया, सारी मेडिसिन ऑन बोर्ड कर ली, सारी अपनी जितनी भी अवेलेबिलिटी थी स्टॉक में उन सबको पॉसिबल किया कि वो मौजूद हो। अभी आपने मीडिया नहीं देखा, आपको कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपने सिर्फ जब डेड बॉडीज आपके पास आना शुरू हुई हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया ये कहीं कुछ बड़ा हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो कोई भी इंसिडेंट हो जिसमें डेड बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट हो वो अफसोसनाक होता है डेफिनेटली, लेकिन और ये तो क़यामत खेज़ है। इस खास पर्टिकुलर इवेंट के अंदर बच्चे इन्वॉल्व थे, तो बच्चों को देख के तो वैसे ही जो है ग्रेविटी सिचुएशन की बिल्कुल ऐसे हो जाती है आइडिया। बिल्कुल, तो इस मुनासबत से फिर हमने अपने सारे जितने भी बेस्ट पॉसिबल थी एफर्ट्स उसको प्रोकार लाना शुरू कर दी। पहली एम्बुलेंस आपके पास आई है कोई 5 बजे के करीब, 5:02 5 बज के 2 मिनट पे, और उसमें 3 डेड बॉडीज थी। उसमें 3 डेड बॉडीज जी बिल्कुल रिसीव डेड थे तीनों, रिसीव डेड थे। बाकी हमने अपने प्रोसीजर जो मेडिकल के प्रोसीजर्स होते हैं उनको उनके मुताबिक उनकी ECGs उनके और जो अदर टेस्ट होते हैं वो किया ताकि इनको कंफर्म किया जा सके कि कोई अगर कोई पॉसिबिलिटी है कहीं ज़िंदगी की कोई ज़िंदगी रमक कोई बाकी अलामत है तो हम लोग जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल था वो उसको हम लोग करें, लेकिन वो एज पर मेडिकल प्रोसीजर डेफिनेटली वो तो अल्लाह की तरफ से जो है, और उसके बाद फिर हमने उसको डिक्लेयर किया। डॉक्टर को समझ आ भी जाए लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी की रमक अगर बाकी है तो उसके ऊपर काम किया जा सके। यानी आप लोगों को समझ आ गई कि तीनों बच्चे डेड रिसीव हैं, जी तो इसके बाद आपने उनके कुछ टेस्ट कोई ECG वगैरह की, हाँ जी, चेक वो सब करते हैं, हार्ट बीट ECG चेक भी करें, हुई, उनके वो अदर टेस्ट आई टेस्ट होते हैं वो भी किए और उसके बाद फिर हमने उनको और डिक्लेयर किया। उसके बाद 3 बच्चे आ गए एक एम्बुलेंस में, फिर उसके बाद सेकंड एम्बुलेंस आई, यही एम्बुलेंस वापस गई? नहीं वो एम्बुलेंस और थी और मल्टीपल एम्बुलेंस थी, क्योंकि ये एकदम से नहीं हुए, पहले 3 आए फिर 2 आए फिर 3 आए, इस तरह एक गैप sequence कितना था जो गैप था, एम्बुलेंसेज कोई आती रही? 5 मिनट के वक्त से सारी वो इस तरह आती रही हमारे पास। जब एम्बुलेंसेज आती रही हैं तब आपको लगता रहा कि ये तो और आ रहे हैं? आप तो हर एम्बुलेंस पे यही समझ रहे होंगे कि ना बस यही है। हाँ जी, बस हम लोग परेशान भी थे, कुछ हमें ये भी डर था कि खुदा न खासा काउंट, चूँकि आपको एम्बुलेंस का एक सीक्वेंस आ रहा हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे। पीछे क्या चल रहा है और कितनी बिल्कुल। रिमेनिंग है पीछे, बिल्कुल तो ऐसे। उस लिहाज से परेशानी तो थी Definitely obviously, होती है। लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल तो हम लोग अपने हॉस्पिटल के हिसाब से हम लोग कर रहे थे इसको। तो ये क्या सीक्वेंस था? सारी बॉडीज पहले आई हैं उसके बाद इंजर्ड आए हैं? कितनी एम्बुलेंसेज टोटल आपके पास आई हैं? एम्बुलेंस ये तीन जो मासूम हैं, वैसे तो एक भी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, और यकीन जानें कि ये जो सानहा था उस रात मेरा नहीं ख्याल कोई सुकून से सोया होगा। बिल्कुल न सिर्फ लाहौर के अंदर लाहौरिये तो बहुत ज़्यादा गमज़्यादा थे, बल्कि जहाँ जहाँ ये बात पहुँची है, जब बच्चों की बात ज़हन में आती है, जाने तो सारी कीमती हैं, लेकिन जब छोटे मासूम बच्चों का ज़हन में आता है तो रूह जो है ना वो कांप के रह जाती। और फिर जैसे जैसे ये फिगर बढ़ता गया, हम चूँकि रिपोर्ट कर रहे थे कंटिन्यूसली मुसलसल सारे लोग, 2, 3, 4, 5, 8, 10, तो ये 10 से 5, 6 से ऊपर जाना फिगर शुरू हुआ ना, तो जो सिचुएशन थी दिल जो है ना कांपना शुरू हो गया कि अल्लाह ये 10 से ऊपर गया, 14 तक चला गया, तो ये हमारे लिए भी रिपोर्ट करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पहली एम्बुलेंस जब आपके पास आई उसमें 3 डेड बॉडीज थी जी। उसके बाद कितनी एम्बुलेंसेज आपके पास आई हैं और या कितने कितने गैप के साथ आती रही? एम्बुलेंस का जो सिलसिला था वो ऐसे ही नहीं था कि एकदम आ गई, उनके अंदर गैप था, कोई 5 मिनट के गैप से, कोई 3 मिनट के गैप से, कोई 10 मिनट के गैप से, और हर एम्बुलेंस के अंदर मल्टीपल कैरियर थे, उनके अंदर मल्टीपल इंजरीज थी या डेड बॉडीज़ थी। तो जैसे ही पहले ही एम्बुलेंस एंटर हुई तो उसके अंदर 3 डेड बॉडीज़ हमें पहली एम्बुलेंस के अंदर 3 डेड बॉडीज जी उसमें थी। तो उनके साथ एक इन्फ्लक्स था, अटेंडेंट्स का बहुत ज़्यादा रश था, आहोबकार थी, उसके अंदर एक वो शोर था जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का आइडिया हो गया। लेकिन एक कोई अच्छा आपको लगा कुछ बड़ा हुआ है पीछे? जी बिल्कुल, जहाँ से ये मुसलसल हाँ एम्बुलेंस जी, जा रही एक इस चीज़ से हमें आइडिया हुआ। दूसरा हमें एक चीज़ था कि एम्बुलेंस का सिलसिला रुक नहीं रहा था, अच्छा
जिसकी वजह से हमें ये खौफ और ख़दशा था कि ना जाने अल्लाह ना करे कि पीछे मज़ीद कैजुअल्टीज़ या कोई इंजरीज़ हों। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग फुली अलर्ट थे, फुली अपनी रिसोर्सेज को एक्टिव कर रहे थे। ऑन बोर्ड था सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स, मेडिसिन, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हमने कर दी थी उस वक्त। तो कितने गैप के साथ एम्बुलेंस आ रही थी? 10-15 मिनट का गैप होगा? तकरीबन यूँ कह सकते हैं, कुछ 10 मिनट का था, कोई 15 मिनट का था, कोई बीच में 2 मिनट का भी था गैप, ऐसे भी हुआ। रेस्क्यू एम्बुलेंसेज आ रही जी, रेस्क्यू की 11, 22 की एम्बुलेंसेज तो थी। दूसरी एम्बुलेंस में उसमें भी डेड बॉडीज आई आपके पास या कोई इंजर्ड है? एक आधी थी प्राइवेट एम्बुलेंस, लेकिन ज़्यादातर रेस्क्यू 11, 22 की ही एम्बुलेंसेज थी जिसमें ज़्यादा, जिन्होंने इस मामले में को डील किया सारे। दूसरी एम्बुलेंस में कितने पेशेंट आपके पास आए? 1 या 2 थे उसमें, पहली जो में 3 माइनर थे, इंजरीज थी उनको हमने, दूसरी में माइनर इंजरीज इंजरीज थी उसमें, तो उनको हमने। तो आपको लगा ये 3 आ गई डेड बॉडीज और ये इंजरीज वाले आ गए बस, लेकिन उसके बाद फिर एम्बुलेंस आ गई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो सिलसिला था एक ना रुकने वाला, जिसकी वजह से हमें खौफ भी था, खदशा भी था, डर भी था कि मतलब, और जिसकी वजह से हमने सब एक्टिव हुए पड़े थे कुछ तो एक। आपने जानने की इस दौरान कोशिश की कि यार इतनी एम्बुलेंसेज आ रही है, पता तो करवाएं, ये मीडिया को देखें, ये कहाँ की, ये क्या हुआ क्या है, या आप उसमें लगे रहें अपने उसमें? क्योंकि वो भी जारी बात, एक भी डेड बॉडी आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है। तो डॉक्टर्स के एंड पे तो बहुत ज़्यादा उनको तो ये भी होता है कि हमने किस तरह इनको बचा लें, कोई कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, बस जैसे ही वो पहली एम्बुलेंस एंटर हुई है तो हमने कुछ अपने तौर पे उस वक्त भी जो क्योंकि ये इलाका वही है, करीब तरीन हॉस्पिटल भी फोन यही वगैरह है, आगे होंगे, और यहाँ बहुत के multiple कुछ sources जो हैं। एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उस नेबरहुड के अंदर उनका है, मतलब रहना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि ये वाक़या हो गया है, तो उस वजह से फिर हम लोगों ने अपने सारे रिसोर्सेज को एक्टिव किया। तो 14 की 14 रिसीव डेट थे आपके पास? हाँ जी, 14 के 14 जोन से थे, ये सारे रिसीव डेट थे, किसी में वो नहीं था? किसी में भी नहीं था। या कोई ऐसा हुआ हो कि यहाँ पर आके अस्पताल के अंदर कोई बच्चा जान के नहीं, बाद यार? अनफॉर्चुनेट सब ही रिसीव थे। या तो उनकी रास्ते में हुई थी, या जैसे कि मलबा गिरा है और उस दौरान कहीं उनकी हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, कितनी उम्रें थी बच्चों की और क्या देखा क्या आपने? उम्रें उन सब की माइनर थे, बहुत छोटे थे, 6 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चे थे, जिसकी वजह से मतलब दुख और एहसास और तकलीफ़ में मज़ीद जो इजाफ़ा हो गया। तो हर बंदा इसके अंदर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिक हो, वो फ़ील कर रहा था दुख को। इस वजह से हर बंदा इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था उस वक्त। एकदम से पूरे मुल्क की फ़िज़ाएं बदल गई जब ये वाक़या हुआ और ये बच्चों की जाँ बाक होने की इतलात आनी शुरू हुई, तो पूरी की पूरी फ़िज़ा सोगवार हो गई। तो डॉक्टर्स जो हैं वो तो अपने हाथों में रिसीव कर रहे होते हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और फिर जैसे आप बता रहे हैं कि 1 आया, 2 आया, 3 आए और इस तरह आते रहे, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप, जो लोग सुनने वाले हैं वो तो वहीं पे बैठे हैं, कमज़ोर दिल के तो रोना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर सारा कुछ करता भी है और फिर अपनी हिम्मत भी बना के रखता है कि यार। बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही था। जब पहले हमें डेड बॉडीज़ रिसीव हुई, चूँकि आपको बच्चों की उम्रें बहुत छोटी थी, 6-7 साल की उम्र थी, तो एक दिल को एक दुख और वो जो है, लेकिन ऑब्वियसली आपने अपने आप को कंपोज रखना होता है, अपने सिचुएशन को भी हैंडल करना होता है। तो एक टाइम को झटका तो फील हुआ, महसूस हुआ, शॉक्ड हुए, हम सब शॉक्ड हुए, लेकिन ऑब्वियसली डील करना था और मैनेज करनी थी सारी चीज़ें, और वो शुक्र है फिर हमने अपने आप कब तक कंपोज ये कर सिलसिला जो है वो चलता रहा है? ये 5:02 पे एक एम्बुलेंस आई, और कब तक ये एम्बुलेंसेस के आने का जो ये तकरीबन आधा पौना घंटे के बीच में ही सारा इंसिडेंट, सारे रिपोर्ट हो गए थे। ठीक है। और उसके बाद जो इंजरीज थी, जो डेड थे, उनको फर्दर जो कोई उनका कंफर्मेशन थी उनकी की गई, और जो इंजरीज थी उनको फिर रिलेटिवली जैसे भी पॉसिबल रिसोर्सेज से हमने उनको डील किया, और हर एक को प्रॉपर टाइम दे के, प्रॉपर वक्त दे के, और अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से सबको डील किया हमने।
एकदम रश लग गया होगा, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज आई होंगी यहाँ पर, और हमें ये लग रहा होता है कि शायद हमारे बच्चे का या हमारे ज़ख्मी का, बीमार का इलाज ठीक से नहीं हो रहा, बंदा चाह रहा होता है कि उसकी मर्ज़ी का जल्दी जल्दी से हो। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन एक क़यामत का समा था और बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी। तो एक चीखो पुकार का समा था, आहो पुकार थी, ऐसा फील हो रहा था कि क़यामत का है समा। तो लेकिन ऑब्वियसली फिर कंपोज इंसान को रखना पड़ता अपने आप को, और उस सिनेरियो के अंदर जितना भी बेस्ट पॉसिबल था, अटेंडेंट्स को डील करना, उनको कंसोल करना, उनको तसल्ली देना, और जो मीनवाइल साथ इंजर्ड थे उनको भी साथ देखना, उनकी भी तीमारदारी अच्छे तरीके से करना, उनकी जो इंजरीज़ थी उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये सारा मुश्किल तो था, इसमें तो कोई शक नहीं है, मुश्किल था, इमोशनली भी मुश्किल था, वैसे भी मुश्किल था। लेकिन ये है कि कल हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो बच्चे आपके पास लाए गए, उनकी फैमिलीज जो हैं, ज़ाहिर बात जिनको पता चला, ये आप लोगों ने सबको बताया कि नहीं अब आपके बच्चे जो हैं वो नहीं है, मतलब, तो या उनको खुद ही जब लेके आए हैं तो पहले ही वहीं से जब लाए तो उनको पता था, या फिर भी एक उम्मीद होती है ना कि अस्पताल जाएंगे शायद हाँ जी, कुछ बात बन जाए, अल्लाह ताला कोई ना कोई रमक ज़िंदगी की बाकी हो, हाँ जी, हाँ या जी। आप लोगों के कंफर्म करने पे सब कुछ होता है? नहीं, मोस्टली जो केसेस थे उनके अंदर इदराक तो उनको था पहले ही। डेफिनेटली एक सिक्स हाँ सेंस जी, होती है, हाँ जी। लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है फिर ना भी वो एक उम्मीद, एक आस होती है कि जी कोई रास्ता निकल आए, कोई हो जाए। तो उस मामले में जो जो बेस्ट पॉसिबल हम लोग कर सकते थे, हमने तो उस टाइम पे किया। और फिर ऑब्वियसली एक दुख बड़ी खबर तो ब्रेक तो करनी ही होती थी उसमें फिर। ये क़यामत से कम नहीं होता कि जिन बच्चों को आपने अभी तैयार करके भेजा है जी ट्यूशन बिल्कुल। के लिए और या किसी भी काम के लिए किसी भी और जगह पे सानिया हुआ होता, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको, हमारी औलादों को, सबकी औलादों को महफूज रखे। तो उसमें यकदम से फिर ये सारी ज़िंदगी बदल जाना, काया पलट जाना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिलीज़ को समझाना, डील करना, वो कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए? हाँ जी, ऑब्वियसली मुश्किल पार्ट है, लोग क्योंकि एक्सेप्ट नहीं डॉक्टर के करते एंड पे हैं। ये भी उसको करना पड़ता है कि उसने, डॉक्टर ने फैमिली को कैसे बताना है, कैसे डील करना है, क्या समझाना है। ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल पार्ट है, जितना मुश्किल पेशेंट को डील करना, ट्रीट करना होता, ये उससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक अफसोसनाक ख़बर को ब्रेक किया जाए। तो ये आसान मरहला नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर की अब ज़िम्मेदारी में ये शामिल है कि वो उस चीज़ को डिक्लेयर करता है, उसको कंसोल करता है, और उसको समझाता है कि जो बेस्ट पॉसिबल था वो हमने किया, और बाकी अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़। 14 रिसीव डेट थे डॉक्टर साहब, और जो इंजर्ड आए हैं आपके पास इंजरीज के साथ, वो कितने बचे थे? इंजरीज 6 थी हमारे पास, जो हमें रिसीव हुए थे। तो किसी के अंदर डिफरेंट तरह की इंजरीज थी, किसी को हेड की इंजरीज थी, किसी की फेस की थी, किसी की स्पाइन के अंदर थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ज़्यादा डीप नेचर की नहीं थी, ज़्यादा सीरियस नेचर की नहीं थी। तो वो हमने अकॉर्डिंगली उन सबको डील किया, और डील करने के बाद सबको स्टेबलाइज़ किया। स्टेबलाइज़ करने के बाद उन सबको फिर टाइमली, फिर जैसे जैसे वो स्टेबल होते गए और ट्रामा से निकलते गए और सेफ जोन में आते गए, तो हम लोग उन सबको यानी दो तरह डिस्चार्ज की करते चीज़ें थे। हुई हैं, या तो रिसीव डेड हुए हैं, तो या जो वैसे आए हैं वो फिर ठीक थे, वो बच गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है कि वो एक तो डेड का कैटेगरी आप कह सकते हैं, और एक और माइनर इंजरीज एक के थे। माइनर इंजरीज की थी उसमें। उसमें एक बच्चा था जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि हेड इंजरी है, लेकिन स्टेबल था, वाइटली स्टेबल मुर्तज़ा, था। जो जिसको चिल्ड्रन मुर्तज़ा अस्पताल रेफर जी, किया। जिसको फिर हमने फर्दर एक प्रिकॉशनरी तौर पे उनको रेफ़र किया, कि आगे उनकी फर्दर असेसमेंट के लिए। चिल्ड्रन अस्पताल में जिनको रेफर किया जी गया था, बिल्कुल। वो उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी जी बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही थे। जी। और जो खातून है टीचर जो पढ़ा रही थी, वो उनको भी यहाँ पर लाया गया था? नहीं, उनको यहाँ पर नहीं लेके गए, उनको शायद अडल्ट होने की वजह से उनको वो डायरेक्ट ही उधर LGH की तरफ, टर्शियरी केयर की तरफ रेफ़र किया। उनका भी इंजरी, हेड इंजरी का हाँ जी, प्रॉब्लम? वो इंजर्ड तो थी, उनके ऊपर भी सुना कि गार्डर वगैरह की इंजरी थी, उनके ऊपर लगा था, उनको फेशियल इंजरीज थी।
लेकिन वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुए वैसे। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं THQ काना के अंदर, जहाँ पर जो सान्या काना के अंदर पेश आया ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का, यहाँ पर तमाम बच्चों को लाया गया। रिसीव डेड भी यहीं पर हुए। इंजरीज के साथ जो बच्चे यहाँ पर आए सारे यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया गया और एक बच्चे को चिल्ड्रन अस्पताल रेफ़र किया गया और वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि उसकी हालत बेहतर थी और उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया। जबकि खातून टीचर जो हैं वो चिल्ड्रन अस्पताल में जो है ज़ेर इलाज रही, वहाँ पर उनको डायरेक्ट ले जाया गया था। डॉक्टर साहब, जो बच्चे आपके पास लाए गए इंजरीज के साथ और जो टोटल आप कह रहे हैं कि 14 के 14 रिसीव डेड थे, बहुत जल्दी ये कंफर्म हो गया था, किसी को बचाने की कोशिश आपको लगा कि की जा सकती है कि अगर आप थोड़ी स्ट्रगल करें, आपको लगा कि नहीं यार इसके अंदर अब उसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है? हाँ जी, एक बच्चा था जिसके अंदर हमें जब हम कंफर्मेशन सारी कर रहे थे तो एक बच्चे के अंदर हमें हल्का सा महसूस हुआ कि कोई ज़िंदगी की रमक है। तो उस केस में फिर हमने उसकी CPR भी की, उसमें इंजेक्टेबल्स जो दिए जाते हैं वो भी हमने दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकवर नहीं कर पाया। ऐसी क्या थी जिससे आपको लगा? सांस ले रहे थे क्या? हमें ऐसा फील हुआ कि उसकी मूवमेंट हुई है कोई उसकी। हाँ जी, तो उस वजह से फिर हमने उसके ऊपर सारी एफर्ट्स उसके ऊपर इनपुट की उसमें सारी। यानी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जी, हर इम्कान को देखना होता है डॉक्टर ने। यानी आपको लगा कि ये कहीं मूवमेंट इसके अंदर आई है? हाँ जी, तो इसको दोबारा से कोशिश किया। बाद में सारा प्रोसीजर्स जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सब रिपीट भी किए गए, CPR भी की गई, उसके इंजेक्टेबल्स जो दिए जा सकते थे उस मौके पे वो भी दिए गए और अनफॉर्चुनेटली भी वो लेकिन नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ। वो आपने जो सोचा था वैसा नहीं? हाँ जी, वैसे नहीं। और बाकी 13 बच्चे जो हैं उनको तो आपने बिल्कुल रिसीव डेड थे? जी बिल्कुल, वो रिसीव डेड। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जितने बच्चे आपके पास आए, छत गिरी है जी, किस किस्म की इंजरीज थी बच्चों को? सर फटे हुए थे, हड्डियां टूटी हुई थी खुदा ना खास्ता, किस किस्म की इंजरीज के साथ ज़्यादा जो डेथ है वो हुई? मौके पे हम लोगों ने इनिशियल हमारी असेसमेंट थी, उसमें ये था कि बज़ाहिर काफ़ी बच्चों के अंदर इंजरीज नज़र भी आ रही थी, हेड की नज़र आ रही थी, विसरल इंजरीज जो डीप होती हैं उसमें वो भी हमें फील हो रहे थे, नज़र आ रहे थे। लेकिन क्योंकि जब ज़हन में ये आता है ना कि छत गिरी है या ऊपर से कोई चीज़ जो है वो किसी के ऊपर आके गिरी, तो सबसे पहले तो ज़हन में ये आता है कि खुदा ना खास्ता हेड इंजरी हो गई होगी या कोई और जिस्म का इस तरह का पार्ट है उसके ऊपर इंजरी आ गई होगी जो तकलीफ से ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल। तो बच्चों के साथ जितने रिसीव डेड हुए, मेजर रीज़न क्या थी इन सब बच्चों के अंदर? इसमें इनिशियल असेसमेंट तो हमारी यही थी कि ट्रॉमेटिक और इंटरनल ब्लीडिंग या हेड इंजरीज की वजह से ही हम लोग सस्पेक्ट कर रहे थे। तो ये नहीं लेकिन जी ये भी था, ऐसा नहीं हम इसको रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन जब हमने कुछ बच्चों के अंदर ये भी अपना मुशाहिदा किया कि वो मट्टी के अंदर उनकी जो है वो कहने के उन हर जिस्म के हिस्से पे उनके मट्टी मौजूद थी और मट्टी जो मौजूद थी वो बहुत माइन्यूट बारीक थी। ऐसी चीज़ जो होती है वो ऑब्वियसली सांस के रास्ते को, फेफड़ों को और जो सांस की नाली होती है उसको ब्लॉक कर देती है। तो मोस्ट लाइकली ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो इंजरी या जो डेथ्स हुई हैं उसमें सफोकेशन का एलिमेंट ज़्यादा हो। अच्छा, हाँ जी, कि दम घुटने से बच्चों की डेथ हुई। आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के ऊपर छत गिरी है, लेकिन आपको ये लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो मट्टी वहाँ पर उसके ऊपर छत के ऊपर डाली गई वो नीचे जब आई है बच्चों के ऊपर गिरी है, तो वो बारीक मट्टी थी, वो नाक में चली गई या मुंह में चली गई, तो उससे सांस जो लेने में प्रॉब्लम आई और ये बड़ी वजह बनी है। हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती इसमें। अच्छा, हाँ जी, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, वो ऑब्वियसली जो कंफर्मेशन तो डेथ की उसी के वक्त होती है जब ऑटोप्सी या इस तरह होता है, लेकिन जो इनिशियल एनालिसिस या ग्रॉस एनालिसिस पे आप एक चीज़ को मुशाहिदा करते हैं या आप अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं वो आप कह सकते हैं इस तरह। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये
किसी बच्चे के पोस्टमार्टम वैसे नहीं होता है, मासूम बच्चे हैं, मासूम जाने हैं, फरिश्ते नन्हे फरिश्ते हैं, हाँ जी, वो तो फैमिली की वो तो वैसे भी हाँ जी, उनकी लेकिन ये तो जान- इंसिडेंट भी बिल्कुल सामने था इसमें, तो इस तरफ जाने की ज़रूरत तो पेश नहीं आई, नहीं, वो ऑब्वियसली इस तरफ जाने की होता भी नहीं है एज पर नॉर्म्स आप और ट्रेडिशन। क्योंकि शुरू में खबरें आ रही थी कि शायद सर्द खाने में बच्चों को ले जाया जाएगा। नहीं, वो वर्षा जोन से थे पहले ही क़यामत का समा था बिल्कुल वहाँ ऐसे पे, बहुत तो ये इस तकलीफ को अल्फाज में बयान किया ही नहीं जा किया सकता। नहीं जा सकता। और बिल्कुल। जब आपकी औलाद है, आप शादीशुदा हैं, जब बच्चे हैं, तो फिर तो जब अपने बच्चों का ज़हन में आता है तो ये इतनी बड़ी तकलीफ है कि वो वालिदैन तो कभी इस ट्रॉमा से नहीं निकलेंगे। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, हमारी तो दुआ है। लेकिन जो लोग सुना है, जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा है, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कवर किया, ये सब लोगों के लिए इतना तकलीफ दे है कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मासूम बच्चे का चले जाना, मासूम जान का चले जाना, और वो भी इतना अचानक, ये इंतहाई तकलीफ दे। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि सानिया बहुत तकलीफ भरा बिल्कुल था, ऐसे। बहुत दुख भरा था, एक क़यामत का समा था। इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रही नहीं थी समझ कि आ क्या हो रहा है और कैसे चीज़ें चल रही हैं आगे। डॉक्टर साहब, जो इंजरीज के साथ पेशेंट आया आपके साथ, इंजरीज किस किस्म की थी? जिन बच्चों को, वो शुक्र है कि जितने भी इंजरीज के साथ आए थे उसी दिन रात को कोई 11 बजे मेरा ख्याल सबको डिस्चार्ज कर दिया गया हाँ था। जी, किस जी। लेवल की इंजरीज थी? इंजरीज डीप नहीं थी, माइनर थी। किसी के सर के ऊपर चोट था, ज़ख्म था, चेहरे पे था। किसी कुछ पेशेंट्स के अंदर हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि चूँकि कोई ऊपर से वेट मलबा वगैरह गिरा तो कोई फ्रैक्चर्स ना हो, तो उस मामले में हम हर पेशेंट का हमने एक्सरे किया, और जहाँ जहाँ हमें शुबा था कि ये हो सकता है फ्रैक्चर या सस्पेक्टेड होता, वो हमने सब हर एक का एक्सरे भी किया, एक्सरे करके और कंफर्मेशन की। और उसके बाद जो माइनर इंजरीज थी उनको अकॉर्डिंगली डील करके ट्रीट करके, तो हमने फिर जैसे ही वाइटली स्टेबल हुए, मेंटली स्टेबल हुए सबको, फिर हमने ग्रेजुअली डिस्चार्ज कर दिया सबको। रात 11 बजे तक सारे पेशेंट 5 के 5 बजे डिस्चार्ज कर दिए गए थे। एक बच्चे को चिल्ड्रन रेफर किया गया। हाँ जी, ऑलमोस्ट 11 के राउंड अबाउट ये सारा हो गया तो था, ये discharge हो गया था। कंफर्म कर लिया गया कि अब उनको मजीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या मजीद टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अब जो बच्चे जिनको आपने डिस्चार्ज किया वो इंशाल्लाह स्टेबल है। हाँ जी, वो मेडिकल के रूल्स के मुताबिक एज़ पर एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन के अंदर हर चीज़ को देखा जाता है। उनकी कॉन्शियस लेवल को भी चेक किया जाता है, उनकी फ़िज़िकल और हर चीज़ को असेस करके और वाइटली स्टेबल करके, तो उनको असेस करके फिर ही रेफ़र या डिस्चार्ज किया जाता है। तो एक बच्चा जिसके अंदर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि पॉसिबल हो सकता है, वैसे तो वो वाइटली स्टेबल था और उसके अंदर ऐसा कोई वो साइंस नहीं थे, लेकिन एज़ पर प्रिकॉशनरी मेजर हमने उसको फर्दर चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र किया ताकि उसका सीटी हो और उस चीज़ को भी जो एक सस्पिशन है वो भी रूल आउट हो जाए। अच्छा, तो आपके पास THQ के अंदर एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन की मशीन वगैरह है? जी, एक्सरे हमारे पास है, सीटी नहीं अवेलेबल। नहीं है, CT नहीं। सीटी अवेलेबल नहीं CT है, और MRI जो है बड़े सब। वो टर्शी केयर की डोमेन में तो आता है। एक्सरे वगैरह आपके पास है? हाँ जी। ECG? ECG सब चीज़ें अवेलेबल हैं, रूटीन के ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल हैं, ECG, एक्सरेज और लैब सारी फुली फंक्शनल है, ब्लड बैंक फंक्शनल है हमारे पास, हर चीज़ जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकती है वो अवेलेबल है। PCR का कर रहे हैं आप यहाँ पर? PCR जी, PCR भी हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ जी, ये एक बड़ी सहूलत है अगर यहाँ पर हो रहा है। हाँ जी, PCR जो और हो रहा शुगर के हवाले से जो HbA1c टेस्ट है वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है? वो भी हो रहा है। ज़बरदस्त। और मेडिसिन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मेडिसिन देते हैं ये PCR, खुदा न खासा किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, किसी पे शुगर निकल आए, तो उन पेशेंट्स को मेडिसिन भी प्रोवाइड हाँ की जी, जाती है? कंप्लीट यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ पर। पे देखा है बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास, तो इवन हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट की मेडिसिन भी अवेलेबल है, उनकी टेस्टिंग से लेके उनकी कंफर्मेटरी PCR, फर्दर उनके इंजेक्टेबल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हेपेटाइटिस के भी, शुगर के, डायबिटीज़ के, इंसुलिन, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, THQ खाना कितने बेड का हॉस्पिटल है? ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें क्या क्या स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट? इसमें जनरल हॉस्पिटल है, इसमें सारी ऑलमोस्ट हर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। कौन कौन सी मसलन? मसलन जिनके जनरल डॉक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, वार्ड्स आपके पास मौजूद हैं, हाँ जी। आपके पास अगर उसके पेशेंट आते हैं आप उनको ट्रीट कर सकते हैं? हाँ जी, हमारे पास जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसन, इंटरनल मेडिसन, ऑर्थोपीडिक्स, डेंटल और इसके अलावा गायनी हमारा बहुत बिजी है यहाँ पर डिपार्टमेंट,
और पीड्स का डिपार्टमेंट हमारे पास है। इस तरह सारे मेजर डिपार्टमेंट सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। गायनी के अंदर ऑपरेशन की सहूलत भी है? जी, ऑपरेशन डेली बेसिस पे होते हैं यहाँ पे। कितने ऑपरेशन कर रहे हैं? और डेली की 2-3 हमारे ऑपरेशन की लिस्ट पे होते हैं पेशेंट्स, और रेगुलर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने डॉक्टर्स कितने आपके पास गायनी के? गायनी की एक डिपार्टमेंट है पूरा, और उसमें कंसल्टेंट्स भी शामिल हैं, उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, WMOs भी, सारी फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमन जो एऑपरेशन थिएटर है उसमें एनेस्थीसिया डॉक्टर का बड़ा मसला होता है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर बहुत शॉर्ट हैं, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है? ऐसी प्रॉब्लम समटाइम्स हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, एट द मोमेंट अवेलेबल है सारा कुछ। ठीक है। हाँ जी। और डेंटल डिपार्टमेंट कितना फंक्शन? डेंटल जो है वो अभी कह लें कि वो लिमिटेड है उसमें, लेकिन उसमें डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस डिपार्टमेंट कर टीएचक्यू रहा है। में डेंटल डिपार्टमेंट का होना ही बड़ी बात है, क्योंकि वैसे तो ये बड़े अस्पतालों में चले जाएं तो वहाँ पर भी ये लिमिटेड ही है। जी, सिर्फ पंजाब डेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी 2-2 साल का। इनफैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा एक चीज़ कि दीगर THQs लेवल्स पे थैलेसीमिया सेंटर्स नहीं होते हमारे आपके पास है? थैलेसीमिया सेंटर है हमारे अच्छा, पास। हाँ जी, जबरदस्त। हाँ जी। उसमें क्या क्या कितने उसमें यही होता है कि जो रूटीन के पेशेंट्स, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको एंटरटेन किया जाता है, उनकी ट्रांसफ्यूजन, उस बारे में सारे उनसे है। प्रॉपर एक डिपार्टमेंट हमारे यहाँ मौजूद है, फुल फ्लैट डिपार्टमेंट है? फुल डिपार्टमेंट। और ब्लड भी लगाते हैं हाँ जी, थैलेसीमिया? ब्लड बैंक भी है हमारे पास। तो उसमें कोई रजिस्टर्ड है पेशेंट जो डेली आपके पास रूटीन में आते हैं, या बस आते हैं? हाँ जी, हैं लिमिटेड, लेकिन हैं रजिस्टर्ड होते हैं इसमें। थैलेसीमिया तो ऑब्वियसली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, तो इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, तो डिपार्टमेंट मौजूद है हमारे यहाँ। थैलेसीमिया का डिपार्टमेंट THQ में होना बड़ी बात है वैसे। ज़्यादा पेशेंट कौन से एडमिट होते हैं आपके पास? गायनी के ज़्यादा लोड होता है या और भी है? गायनी ऑब्वियसली मोस्ट जो है वो बिजी डिपार्टमेंट है, और इसमें तो प्रॉपर इमरजेंसीज और रूटीन के पेशेंट्स, OPD को डील करना, इमरजेंसीज को डील करना, नॉर्मल डिलीवरीज को कैरी आउट करना, फिर सर्जरी, सिजेरियंस, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। फुल 24 आवर्स ये सर्विसेज चलती रहती हैं। टोटल डॉक्टर्स कितने हैं आपके पास डिपार्टमेंट में, यहाँ पर हॉस्पिटल में, HR? इस वक्त जो डिपार्टमेंट का है कि वो रिक्रूटमेंट ऑन प्रोसेस है, और होपफुली उम्मीद है कि हफ्ता 10 के अंदर इंटरव्यूज हो गए, और उस वजह से वो सारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी का लास्ट में बताइएगा कि इमरजेंसी की क्या कंडीशन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह, और राउंड द क्लॉक 24/7 हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं हर तरह की, और उसमें सर्जरी भी डील हुआ 24/7। डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद होती हैं उसमें, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल मेडिसिन, ट्रामा के पेशेंट डील हो रहे होते हैं उसमें सारे। अच्छा। हाँ जी, चलो ठीक है। आज बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने जितना इंसिडेंट यहाँ पे जिस अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर किया वो सारा हमें बताया। THQ काना के अंदर इतने बड़े साने को जितने मरीज यहाँ पर लाए गए उनको ट्रीटमेंट देना और यहीं पे सारे मामले को कवर कर लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है महकमा सेहत आबादी की, और ख़ासतौर पर पूरी टीम की, MS की, इनके टीम के जितने मेम्बरान हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, एक सानहा एक क़यामत है उन फैमिलीज़ के लिए, न सिर्फ जिनके बच्चे इस साने के अंदर चले गए, बल्कि उन सब के लिए जिसने इस वाक़े को सुना, मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के अंदर जितने बच्चे यहाँ पर गए हैं इस साने के अंदर, किसी एक भी जान का मुतबादल मुमकिन नहीं है। हम ये दुआ कर सकते हैं कि उनके वालिदैन को अल्लाह ताला सब्र दे, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो और मासूम जाने नन्हे फरिश्ते जो हैं वो किसी और साने की भीड़ ना चढ़ें। हुकूमत डेफिनेटली इक़दाम तो उठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही हमारी भी होती है। जैसे अभी इस वाक़े के अंदर जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो लोग ज़िम्मेदार थे, कुछ लोगों के ऊपर FIR भी की गई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बिल्कुल जो इसके अंदर मुलविस हैं, जिनकी कोताही है, जिनकी नेगलिजेंस है, उनको कैफिल किरदार तक पहुँचाना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा इस तरह का कोई सान्हा हमें देखने को ना मिले, ताकि मासूम जाने जो किसी भी दिल का चैन होती हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर है।